Hello everyone, welcome to Heights Education Korba, a leading coaching institute for class 8th, 9th and 10th CBSE। और हम फाउंडेशन जेई और नीट की भी तैयारी कराते हैं। चलिए आज इस छोटी सी वीडियो का एजेंडा मैं क्लियर कर देता हूं। आज क्लास 10th सीबीएसई साइंस का एग्जामिनेशन हुआ था। अगर मैं अपने सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में बात करूं तो फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन एटलीस्ट एमसीक्यू और असर्शन और रीजन के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे। और बाकी जो दो सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री और बायो, उसके बारे में नेहा मैम बात करेंगे। मैंने जैसे देखा है करंट कैरिंग कंडक्टर का एक प्रॉब्लम आया था कि मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। सोलेनॉइड का एक क्वेश्चन आया था। डब्ल्यू क्यू टी और वी के बीच का एक रिलेशनशिप आया था। तो क्वेश्चंस मैं बहुत डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ट्रिकी थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स को मैं अबो मॉडरेट रखूंगा और साथ में केमिस्ट्री और बायो के बारे में नेहा मैम बात करेंगे। वैसे हम चाह रहे थे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को आज की क्लास में सॉल्व कराएं, बट अपकमिंग आपके एग्जाम्स भी हैं तो ज्यादा अच्छा है हम केवल एमसीक्यूज और असर्शन और रीजन को प्रॉपर डिटेल में आप लोगों को समझा देते हैं। चलिए तो सबसे पहले फोकस करते हैं मेरे सब्जेक्ट पे। मैं फिजिक्स लेने जा रहा हूं और ध्यान देना मैंने जो सेट का रेफरेंस लिया है वो लिया है सेट 1 का। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के क्वेश्चंस के जो प्लेस है वो अलग अलग हो सकते हैं और हो सकता है एक आध क्वेश्चंस भी ऊपर नीचे हो। एनीवेज लेट मी स्ट्रेट अवे टेक माय प्रॉब्लम। देखते हैं ये सब केमिस्ट्री। हाँ, हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स क्यू आई and T, Q, V and W respectively are, here the symbol have taken their usual meaning। तो पहले तो आप लोग ये समझ लें what is been the Q over there। the Q is nothing but the charge, unit होता है इसका कूलम, so this is nothing but the charge। Similarly I is nothing but the current, अगर unit देखेंगे तो it used to be amperes। T is nothing but the time। Q is again been the charge which we have already taken। the V is called electric potential, I may call it EP and W is been called as work। Anyways, अगर आप पहले रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं तो देख के समझ में आता है। करंट आई, हाउ द करंट इज बीन डिफाइंड? द करंट इज बीन डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। यार करंट का यूज आप लोगों ने देखा होगा, नदियों में भी यूज होता है कि करंट बहुत तेज था। करंट तेज होने का मतलब ये होता है कि ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कम समय में गुजर रहा है। तो जैसे जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं क्यू आई और टी को रिलेट करूंगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज बीइंग कॉल्ड एज करंट आई। तो आई जो होगा वो क्या होगा? क्यू डिवाइडेड बाय एफ टी। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मान लिया आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, एक सेकंड में अगर एक कूलम चार्ज यहां से पास होता है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 ये बनाता है 1 एम्पियर का करंट। लेकिन अगर उसी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में अगर एक कूलम की जगह में 2 कूलम चार्ज पास हुआ, इसका मतलब अब चार्ज का फ्लो तेज हो गया है और उस समय 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे सो हियर रिजल्ट इज सपोज टू बी 2 एम्पियर। वर्चुअली स्पीकिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज बीन कॉल्ड एज अ करंट। एंड यस, आई क्यू और टी को अगर आप रिलेट करेंगे तो आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय टी। ये तो क्लियर हो गया। ठीक, तो यहां से देखिए ये ऑप्शन सही है। हाँ सर ये बिल्कुल सही है। तो अगर आप टी को आप लेफ्ट की तरफ भी लेके आते हैं तो ये आई इंटू टी ये भी सही होता। यस और नो? तो मैं ये देखूं कि ए सही हो सकता था कि नहीं। हाँ, इसको जरूर मैं नजर में रखूंगा, ये सही हो सकता था। Q इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय एफ टी, नहीं भैया ये तो बिल्कुल गलत है। और I इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय एफ टी, ये भी सही हो सकता है। तो मतलब कि ये तीनों के तीनों ऑप्शंस को मैं अपने दिमाग में रखूंगा। क्वाइट ओके सर। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बीन डिफाइंड। देखिए क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा रखने में भी वो एनर्जी कैरी करके चलता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आपके घर में पंप होता है, पंप सबसे पहले पानी को उठाता है और आप लोगों की टंकी में फ्लश करता है। वो अगेंस्ट द ग्रेविटी उस पानी को उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्क तो करना पड़ रहा है। तो मतलब कि पानी को खींच रहा है आपकी ग्रेविटी नीचे की तरफ, लेकिन आप उसको उठा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्क करना पड़ रहा है और वो वर्क जो है वहां जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी में आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों ऐसा? अगर आप सोच के देखिए, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहां एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज को ये धक्का दे रहा है, लेकिन तब भी पॉजिटिव चार्ज इसके अगेंस्ट आ रहा है। तो कभी भी फोर्स के अगेंस्ट आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसके पास एनर्जी आती जा रही है। जैसे कि पानी को नीचे खींचा जा रहा था, लेकिन आप तब भी उसको ऊपर लेके जा रहे हो तो उसके पास एनर्जी आ रही है। एनर्जी जो होगा वो कहां से आएगा भाई? कहीं ना कहीं काम करने से आएगा। तो ध्यान देना, हाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बीन डिफाइंड। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क। ठीक, लेकिन इसको मैं चार्ज से न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Q का लेता हूं। तो यहां से इट इज सिंपली गोइंग टू बी
वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप डिफाइन करेंगे, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बीन डिफाइंड एज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ज्यादा समझने की नीड नहीं है। V इज इक्वल्स टू ऑफ W डिवाइड बाय Q। V इज इक्वल्स टू W डिवाइड बाय Q। तो यहां से क्या क्या ऑप्शन निकल सकता था? W इज इक्वल्स टू V इंटू Q निकल सकता था क्या? हाँ, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q निकल सकता था, ये निकल सकता था। यहां देखेंगे Q इज इक्वल्स टू I इंटू T निकल सकता था, हाँ सर ये भी निकल सकता था। ठीक, अब देखें ऊपर W इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय Q, नहीं अब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये तो सही हो ही गया है। लास्ट देख लेते हैं, Q इज इक्वल्स टू ऑफ V डिवाइडेड बाय W। नहीं मेरे भाई, अगर यूज करना ही था तो ये होता Q इज इक्वल्स टू ऑफ W डिवाइडेड बाय V। सो मे आई नो व्हाट हैड बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर? B इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट मोस्ट आंसर, चाहे आप वो डेफिनेशन ऑफ करंट देखें या डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें। So what was the best most answer? The B is supposed to be the best most answer. जहां होता है I is equals to Q divided by T, so Q is equals to I into T. That is also correct. And V is equals to W divided by Q. So the work is nothing but electric potential into of charge. So B is supposed to be the best most answer according to me. बाकी आप लोग चेक कर लेंगे, है ना? चलिए इसी सीक्वेंस में I should take the next question as well. So here comes the next question. एक मस्त प्यारा सा क्वेश्चन आया था, देखें। A constant current flow in a horizontal wire in the plane of the paper from east to west as shown in the figure. The direction of the magnetic field will be north to south at a point. यहां आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखिए वैसे करंट जो है वो अलग अलग फॉर्म में कैरी किया जा सकता है, चाहे वो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, चाहे वो करंट कैरिंग लूप हो, सर्कुलर लूप हो सकता है, रेक्टेंगुलर लूप हो सकता है। आप लोग पढ़े नहीं हो, आगे जाकर रेक्टेंगुलर लूप भी पढ़ना पड़ेगा, और लूप्स भी हो सकते हैं जिसको मैं सोलेनॉइड बोलता हूं। ठीक है, वो सब मेरा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं होगा, लेकिन आगे जाके अलग अलग तरीके के लूप्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आगे जाके कोई अगर नीट वगैरह की तैयारी करेगा तो इस तरीके के लूप्स भी देखने को मिलते हैं, और इसको बोला जाता है टोरॉइड। इसको क्या बोला जाता है? टोरॉइड। बट ये आपका एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, तो इसको तो मैं रब आउट कर रहा हूं एक बार के लिए। दिस हैज बीन नॉक्ड ऑफ, दिस हैज बीन नॉक्ड ऑफ। देखिए मैंने पहले भी बताया है कि मेरी क्लास में जो बच्चा अटेंड किया होगा, आपने दो बेसिक लॉ पढ़ा है, एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है और एक पढ़ा है लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल जो है वो किसके लिए यूज होता है? वो जनरली मशीन्स, मोटर, ऊपर में पंखा लगा हुआ है, सामने एसी लगा हुआ है, उसको डिजाइन करने के लिए यूज होता है, जहां आपको तीन कंपोनेंट मिलते हैं, दो आप अप्लाई करते हो और एक आप इंड्यूस करते हो। दो जो अप्लाई करते हैं, एक आप करंट अप्लाई करते हो, दूसरा आप अप्लाई करते हो मैग्नेटिक फील्ड। करंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं भी एग्जिस्ट करता है परपेंडिकुलर फॉर्म में, तो वहां आप लोगों को फोर्स एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, वो लेफ्ट हैंड है। लेकिन भाई यहां आपको करंट से मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जानना था, तो आप राइट हैंड रूल यूज करेंगे। देखें आप अगर अच्छे से विजुलाइज करें तो आपका ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो ईस्ट से वेस्ट करंट कैरी कर रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अंदर की तरफ होगा। कितने लोग एग्री कर रहे हो? जस्ट अंदर की तरफ होगा। ये घूम के सर्किल जब बाहर से आएगा तो एस में मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बाहर की तरफ होगा। और भाई को जो चाहिए, क्लियर ने ध्यान देंगे, भाई को ये चाहिए वायर इज प्लेस्ड इन ईस्ट टू वेस्ट, सोन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। भाई तो ये तो इस डायरेक्शन पे आ रहा है ना, तो यहाँ नॉर्थ है, ना ही साउथ है, ना ही ईस्ट है, ना ही वेस्ट है। ये देखो सॉरी अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब यहां और यहां तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता। ठीक, आप अभी ध्यान देना, राइट हैंड यूज करना। तो आप जब सर्कुलेशन करते 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 इस वायर के जस्ट पीछे जाओगे, ध्यान देना, इस वायर के जस्ट पीछे जाओगे, तब आपका डायरेक्शन जो होगा ना वो होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अगर मैं जस्ट बिहाइंड की बात करूं, तो ये होगा नॉर्थ टू साउथ। हाँ, लेकिन जब ये सर्कल घूमता हुआ बाहर की तरफ आएगा और उसमें जब टेंजेंशियल कंपोनेंट लेंगे तो ये ऊपर की तरफ होगा, साउथ से नॉर्थ। तो मैं बोलूंगा अबो, जो आपका रखा हुआ है उससे जस्ट अबो, ये कुछ इस तरीके से, और उस ये होगा साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ। किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता था, और वैसे तो मैं बोलूंगा कि आप लूप बना के भी थोड़ा सा फील कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से, ये लूप बना के थोड़ा सा फील कर सकते हो, और यहाँ लूप का जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से आएगा कुछ इस तरीके से, बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? ये सब लोगों को क्लियर है मेरे भैया लोग? यस और नो? अगर आप चाहें तो इसको मैं साइड व्यूज भी दिखा देता हूं। देखो साइड व्यू से दिखाता हूं। मैंने मान लिया है कि वेस्ट आगे की तरफ, समझना आप क्या बोल रहा हूं मैं, वेस्ट आगे की तरफ है ये, और ईस्ट जो है वो अंदर की तरफ है। इसको मैं घुमा के भी अगर विजुलाइज करूंगा ना, तो कुछ इस तरीके का केस आएगा। देखें, ये देखें, मैंने माना है कि वेस्ट बाहर की तरफ है, ईस्ट अंदर की तरफ है, और आपका करंट जो है वो कहां से कहां फ्लो हो रहा है मेरे भाई?
ईस्ट से वेस्ट बोले तो बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो अगर आप यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे ना तो आपको कैलकुलेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए ये देखिए बड़ा आसान हो जाएगा। और यहां अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल लगाए, ये कुछ डायरेक्शन होगा, देखिए ये कुछ डायरेक्शन होगा, ये इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन कैलकुलेशन। आगे अगर ढंग से इंजीनियरिंग करोगे तो पता चलेगा। ऊपर अभी भी ध्यान देना नॉर्थ है, नीचे साउथ है। अगर आप यहां कैलकुलेशन करेंगे तो इसका टेंजेंट कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ है, बोले तो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, देखिए। और यहां नीचे की तरफ है, बोले तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। और आप अगर ये देखेंगे ना तो कंडक्टर का राइट जरूर दिख रहा है लेकिन आज जस्ट इसके ऊपर रहा है। एनीवेज व्हाट इज गोइंग टू बी द बेस्ट मोस्ट आंसर? डायरेक्टली अबव द वायर, directly above the wire, directly below the wire, located in the plane of the paper on the north side। प्लेन ऑफ द पेपर में लोकेट नहीं हो सकता, ध्यान देना थोड़ा सा। प्लेन ऑफ द पेपर में लोकेट होने का मतलब इसके जस्ट ऊपर यहां पर कैलकुलेशन है, जस्ट नीचे यहां पर कैलकुलेशन। प्लेन ऑफ पेपर पे तो ये लोकेट कर ही नहीं सकता, या तो इससे बाहर आना पड़ेगा या फिर इसके अंदर जाना पड़ेगा। बाहर आएगा तो साउथ से नॉर्थ होगा और अंदर जाएगा तो नॉर्थ से साउथ होगा। एक बार देख लेते हैं फिर से द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक। हाँ चलो, नॉर्थ से साउथ चाहिए है ना, नॉर्थ से साउथ चाहिए, ओके नॉर्थ टू साउथ चाहिए। नॉर्थ से साउथ चाहिए तो करना क्या होगा भाई, ये राइट हैंड थंब रूल कहां होना, आपको पीछे जाना होगा, जस्ट पीछे जाना होगा। इज दैट क्लियर? आपको जस्ट पीछे जाना होगा, ये देखें behind, so directly above the wire, directly below the wire। So what is going to be the best most answer? B is going to be the best most answer। Did you really understood what exactly I wanted to communicate through this question? बोले तो इसका कैलकुलेशन इसके जस्ट पीछे होगा। So this is also done from my side। इसी सीक्वेंस में अपन ले लेते हैं ये प्रॉब्लम फ्यूज का है। वैसे फ्यूज किसके लिए यूज होता है आप लोगों को पता होगा, वैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं तो हम लोगों ने खूब फ्यूज डिजाइन किए। फ्यूज जो है वो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। क्या होता है आप लोगों के घर में जाके देखोगे तो थमचू या फ्यूज टाइप का लगा हुआ होता है ना, 2-3 ग्रिप बोलते हैं जिसको, उसको फ्यूज बोलते हैं। और जब आप उसको निकाल के देखोगे तो उसमें देखेंगे कि आप मेटालिक कंडक्टर जो है वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट होता है। होता क्या है, मान लिया यहां पर सॉकेट लगा हुआ है, आप अगर लाइव और न्यूट्रल को आपस में कनेक्ट कर देंगे, कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो बहुत कम होगा, ह्यूज करंट फ्लो होगा। वो ह्यूज करंट कहां से फ्लो होगा, ग्रिप से फ्लो होगा, जिसको मैं बोलता हूं फ्यूज। तो क्या होता है कि पूरा का पूरे घर में वायरिंग वगैरह डैमेज ना हो, इसको बचाने के लिए मैं मान के चलता हूं कि फ्यूज में लो मेल्टिंग टेम्परेचर का एक कंडक्टर लगा दूं जो खुद ही मेल्ट हो जाए। लेकिन खुद ही मेल्ट हो जाए का मतलब ऐसा नहीं कि मैं इतने लो टेम्परेचर का कंडक्टर लगा दिया कि मैंने एक अप्लायंसेस चालू किया नहीं कि थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ नहीं कि वो ब्लो हो जाए। तो एक चीज ध्यान देना, फ्यूज भी जो है वो आपके डिवाइस की रेटिंग के हिसाब से डिजाइन होती है कि आपके घर में टोटल डिवाइस को कितना करंट चाहिए। जैसे मेरे घर में यहां पर एलईडीज लगे हुए हैं, एलसीडीज लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, तो मैं पहले डिजाइन करूंगा कि टोटल इक्विपमेंट कितना लगे हैं और उनको टोटल करंट कितना चाहिए। जो भी करंट चाहिए होगा ना उससे मैं थोड़ा सा ज्यादा डिजाइन करूंगा अपने फ्यूज को, क्योंकि अगर उससे नीचे डिजाइन करूंगा और सब बटन को एक साथ चालू कर दिया तो मेरा फ्यूज जो है वो ब्लो हो जाएगा, मेरा फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाएगा और मैं अपने सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? ये क्लियर है सब लोगों को? हाँ सर। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्लियरली दिया हुआ है इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट। ये दिया हुआ है पावर रेटिंग। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सर, पावर रेटिंग दी हुई है, पावर रेटिंग दी हुई है। एंड हाउ द पावर रेटिंग इज बीन डिफाइंड? द पावर रेटिंग इज बीन डिफाइंड एज वोल्टेज इनटू करंट। और ये वैल्यू दी हुई है एसआई यूनिट में लिखने के लिए मैं किलो को 1000 से इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो हियर इट बिकम्स 1000 वाट। और प्रॉब्लम में क्लियरली दिया हुआ है कि V की वैल्यू जो है वो 220 है, तो I जो आ रही है वो आ रही है 1000 डिवाइडेड बाय 220। ठीक, अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मैं ये जान पाऊंगा कि मेरा ये जो कैटल हीटर है ना वो कितना करंट सिंक कर रहा है। ये देखो करंट सिंक कर रहा है, ये कर रहा है लगभग 4.54 एम्पियर्स का करंट सिंक कर रहा है। ये अगर तुमने 4 एम्पियर का अगर फ्यूज लगा दिया तो भाई एक चीज तो ध्यान रखो, तुम अगर यहां पर हीटर ड्राइव कर रहे हो तो ये होके तो कहीं ना कहीं फ्यूज से ही जाएगा, होके तो कहीं ना कहीं फ्यूज से ही जाएगा। ये यहां लाइव वायर लगा हुआ है और यहां न्यूट्रल में फ्यूज नहीं लगता। तो अगर ये करंट ही मान लो अगर 4 एम्पियर से ज्यादा सिंक कर रहा है 4.54, और अगर आपने फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि जैसे ही 4 एम्पियर करंट अगर जाता है या उससे ज्यादा जाता है तो मेल्ट हो जाएगा, तो आपने जैसे ही इसको स्विच को ऑन करोगे ये ब्लो हो जाएगा, और ब्लो हो जाएगा तो पागल हो जाओगे तुम। मतलब कि ऐसा है कि तुम बटन चालू नहीं करोगे उससे पहले ये तुम्हारा फ्यूज ब्लो होने लगेगा। तो एक्चुअली में क्या होता है मालूम है, तुम्हारा फ्यूज जो डिजाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि फ्यूज की करंट रेटिंग जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं, स्लाइटली लार्जर देन
द रिक्वायर्ड करंट, आई रिक्वायर्ड। ये देखें आई रिक्वायर्ड कितना है 4.54, तो 4.54 से थोड़ा ज्यादा, ऐसा भी नहीं कि 10-15 एम्पियर रख दिए। देखो 10-15 एम्पियर रख दोगे तो दिक्कत ये आएगी कि पता चल रहा है यहां से कभी ओवरलोड करंट फ्लो होता है, या फिर अगर आपको कहीं शॉर्ट लगता है, शॉर्ट लगने के कारण आपकी बॉडी से करंट फ्लो हुआ, वो आएगा तो अभी भी इस फ्यूज से। पता चल रहा है कि जब आपको शॉक लगा और आप ओवरलोड करंट को बचाने के लिए ही वहां पर फ्यूज लगाया था, आप चाहते थे कि शॉक वगैरह लगता रहे तो वहां पर फ्यूज जो है वो ड्रॉप हो जाए, बट वो ड्रॉप नहीं हुआ। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? तो इसको बहुत ज्यादा में नहीं रखता, लेकिन इसको थोड़ा हायर साइड रखता हूं, और जनरली डिजाइन स्पेसिफिकेशन ये बोलता है कि लगभग 20% 30% ज्यादा साइड रखते हैं। तो आप देख लेना ये 4 का अगर आप 20% भी देखते हैं तो लगभग ये 5 के आसपास आता है। ये तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे ये बटन चालू करेंगे तो ये ब्लो हो जाएगा। सो मे आई नो व्हाट इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन? ऑब्वियसली सर, दिस इज सपोज्ड टू बी 5 एम्पियर्स एट एनी कॉस्ट। ठीक है, चलिए इसे सीक्वेंस में और देख लेते हैं। हाँ देखें, फॉर अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, आपके पास सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड का मतलब होता है, पहले आप लोगों ने क्वाइल देखा था, अब इट इज बीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाइल्स। देखो सोलेनॉइड से कई फायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो एक क्वाइल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाता, तो सीरीज में जब क्वाइल्स आप एड अप करते हैं तो अब देख पाते हैं कि इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड जो है उनका वेक्टर सम होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है इनसाइड द सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड का यूज क्या यूज नहीं है। अगर आप पंखा खोल के देखेंगे तो खूब सारे टर्न देखने को मिलेंगे, देखा होगा आप। कुछ नहीं तो आज कभी भी पंखा वगैरह के लिए जाएंगे तो बाइंडिंग अपन बोलते हैं ना, वर्ड बाइंडिंग कुछ नहीं है, सोलेनॉइड है। आप वो तो छोड़ दो, अगर एसी के अंदर देखते हैं तो बाहर में जो आउटडोर लगा हुआ होता है, अंदर में इंडोर लगा हुआ होता है, दे ऑल आर बीन सोलेनॉइड, दे ऑल आर बीन सोलेनॉइड। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? चले पहले पढ़ते हैं। फॉर करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड N एंड S पोल आर क्रिएटेड S टू एंड, ठीक है, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े खतरनाक हो जाते हैं। 4 में से 3 स्टेटमेंट आपको सही साबित करने हैं, और जो बचा हुआ होगा वो आपका आंसर होगा। चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन inside the solenoid are in the form of straight line which indicates that the magnetic field is uniform all the points inside the solenoid. Theoretically speaking yes, theoretically speaking yes, practically it is no। मैं ये भी बोल देता हूं, आप लोगों के बुक में जो पढ़ाया गया है मैं उसको चलो अग्री कर लेता हूं, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ये देखें, अगर आप यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। दे आर बीन काइंड ऑफ दिस, ये देखें, ये दे आर काइंड ऑफ दिस, ये और उसके बाद ये डाइवर्जी हो जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से डाइवर्जी हो जाते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड का क्लोजनेस जो है ना वो मिड मोस्ट पॉइंट पे मिलेगा, और बाकी जो है वो फैलते जाते हैं। बट ठीक है, थ्योरेटिकली आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, और 10th में आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करो भी मत। देखो आपने एक चीज और भी पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज होंगी, वहां नियरनेस बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। चूंकि ये पैरेलल लाइंस हैं तो आप देख सकते हैं कि कहीं भी फील्ड लाइंस ना तो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही पास आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि थ्रू आउट दिस सोलेनॉइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ जो है वो चेंज नहीं होगा। देखें, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। यस, ये सही ऑप्शन है, लेकिन इसके हिसाब से आपको गलत आंसर चूज करना है। That is supposed to come afterwards. आगे देखें, the strong magnetic field produced inside the solenoid can magnetize the soft iron placed inside. Yes, ये आप लोग पढ़े नहीं होंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर वगैरह, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं तो ज्यादा अच्छे से इसको मैं समझ पाता हूं। तो ट्रांसफार्मर वगैरह में अंदर में सॉफ्ट आयरन इसीलिए डाला जाता है, क्यों? क्योंकि जब इस सोलेनॉइड से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड से फ्लो होने की कोशिश करेगा। अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो एयर रहेगा, और एयर से मैग्नेटिक फील्ड को पुश करना इट्स बीन अ बिट ट्रिकी टास्क। तो मैं जानबूझ के कोई एक ऐसा मटेरियल प्लेस करूंगा जो मैग्नेटिक फील्ड में खुद मैग्नेटाइज हो जाए, पहली चीज। और दूसरा, मैग्नेटाइज होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो सोलेनॉइड से प्रोड्यूस हुए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। तो बोले तो सोलेनॉइड का अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन पे है ना, सोलेनॉइड में प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक, तो मैग्नेटाइज होने के बाद इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो भी उसी डायरेक्शन में हो जाते हैं, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड सम होके पहले से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। मतलब कि अगर आप इस सॉफ्ट आयरन को निकाल दोगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, और डाल दोगे तो बढ़ जाएगी। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड कैन मैग्नेटाइज द सॉफ्ट आयरन प्लेस्ड इनसाइड इट। यस, ये मैग्नेटाइज कर सकता है। The pattern of the magnetic field associated with the current carrying solenoid in different
फॉर्म द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। मेरे भाई एक चीज जान लो, पता नहीं अब आगे वाले ने क्या आंसर दिया है, लेकिन मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मेरे को भी ये समझ में आता है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट से आए, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से आए, चाहे वो क्वाइल से आए, करंट कैरिंग लूप से आए, या सोलेनॉइड से आए। हमेशा एन से स्टार्ट होगा, एस पे खत्म होगा आउटसाइड दी मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट एस से स्टार्ट होगा और एन पे खत्म होगा। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगा, हमेशा और हमेशा इसकी क्लोजनेस जो है वो स्ट्रेंथ दिखाएगी, मतलब कि दिस रिमेन्स ट्रू एवरीवेयर, दिस रिमेन्स ट्रू एवरीवेयर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्या अलग अलग होगा? नहीं होगा सर, अलग अलग ये नहीं होगा, अलग अलग। देख लेते हैं डी को भी। द एन एंड एस पोल एक्सचेंज द पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज रिवर्स। हाँ, राइट हैंड थंब रूल से आप बकायदा वोल्टेज का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। मान लिया अगर ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, एक्सटर्नली अगर आपने इसको एक वोल्टेज से कनेक्ट किया है, एंड लेट्स टेक द फ्लो ऑफ करंट जो है वो कुछ इस तरीके से है, फ्लो ऑफ करंट जो है वो कुछ इस तरीके से, ये फ्लो ऑफ करंट कुछ इस तरीके से, इट्स बीन अ काइंड ऑफ दिस। तो यहां आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना होता है, करंट के डायरेक्शन में आपको राइट हैंड की 4 उंगलियों को प्लेस करना होता है, और जो थंब है वो दिखाता है कि कहां एन बनेगा और कहां एस बनेगा। और आपने ऑलरेडी देखा है कि थंब जो है वो एन को रिप्रेजेंट करेगा, इधर एस बनेगा और इधर एन बनेगा। अगर आपने करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, बोले बैटरी को ही अगर उल्टा कर दिया तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, उस समय भी आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, लेकिन अब एस की जगह में बनेगा एन और एन की जगह में बनेगा एस। और आप लोग देख भी सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ना, अल्टरनेटिंग करंट 50 बार अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। व्हाट आई एम सेइंग, 50 बार अपनी पोलैरिटी चेंज करता है 1 सेकंड के अंदर। मतलब कि आपके घर में पंखे के अंदर 50 बार करंट का डायरेक्शन चेंज होता है सोलेनॉइड के अक्रॉस, और उसके कारण एन और एस जो है पोलैरिटी 50 बार चेंज करती है। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही है, जो गलत है अगर वही सही होना था, सो अकॉर्डिंग टू मी द सी इज सपोज टू बी द बेस्ट मोस्ट आंसर। इसमें आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन मैं भी इंजीनियर हूं, तो जो मेरे को समझ में आएगा वही मैं आंसर दूंगा। मैं किसी किसी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आऊंगा, क्योंकि हमने भी पढ़ा हुआ है अपने टाइम पे मेहनत करके, सो आई नो अबाउट दिस फैक्ट। असर्शन और रीजन, ये तो आप लोगों को पता है कि ऑप्शंस का जो पैटर्न है, आप क्या करो, इंडिविजुअली असर्शन और रीजन को रीड करो। दोनों में से अगर एक गलत हो गए तो खत्म बात, ए भी तो हो ही नहीं सकता, या तो सी होगा या डी होगा। दोनों सही होंगे तो सी और डी, खत्म बात, या तो ए होगा या बी होगा। तो असर्शन और रीजन को थोड़ा स्मार्टली डील करना चाहिए। मैं सब लोगों को पहले भी बोला हूं और आज भी बोलूंगा, ठीक है। ये देख लेते हैं मेरे कोई क्वेश्चंस। दिख रहे हैं क्या कोई क्वेश्चन? असर्शन और रीजन ही लूंगा भाई, मायोपिया वगैरह नहीं लेने वाला मैं, है ना। लेंस का भी न्यूमेरिकल चाहूँ तो वो भी ले सकता हूँ, बट नहीं लेने वाला वो। मैं देख लेता हूँ कि मेरे असर्शन और रीजन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ ये तो है ना, एक क्वेश्चन है, ये एक ही है, चले। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करेंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। भाई मेरे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर ले आओ, चाहे वो स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर हो, चाहे वो करंट कैरिंग लूप हो, चाहे वो करंट कैरिंग सोलिनॉइड हो, चाहे करंट कैरिंग टोरॉइड हो, नो चेंज, नॉट एट ऑल। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो भाई अगर मैं बोलूं टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट लाइन, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई। ये देखो, अगर तुमने एक करंट प्लेस किया है जो बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो आप पाएंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करेगा और को इंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा कुछ इस तरीके से, लेकिन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक्चुअली में इसका कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं होगा, और मैंने हमेशा माना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा और हमेशा एक यूनिक डायरेक्शन प्रोसेस करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एट द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। आप चाहो तो मैं इसका इक्वेशन भी लिखवा सकता हूं, 10th के लिए नहीं था एरिया ऑफ कंसर्न। तो आप जो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को अगर एच से रिफर कर रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूं 10th में एरिया ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। क्यों पूछा, इवन डू नॉट नो, क्या है, अब पूछना ही था तो ऐसा कि कुछ भी क्वेश्चन मत पूछ लो ना। दिक्कत ये है कि बच्चा कैसे ही जज कर पाएगा इस चीज को। तो मैं ये बोलूंगा, ये है रो जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये रेडियल डिस्टेंस है, और आई है करंट। तो अगर आप इस पॉइंट पे इंटरैक्ट कर रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं एच,
अगर 1 एम्पियर की जगह में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ तो पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां H था तो चूंकि आप देख पाएंगे H और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2 टाइम्स ऑफ H हो जाएगा। तो अगर उसी पॉइंट पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और करंट को आपने डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, n टाइम्स कर दिया, तो आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। यार दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली सही है, लेकिन मैं ये बोल पाऊंगा कि ये इसका प्रॉपर रीजन है इस असर्शन के लिए? नहीं मेरे भाई, दोनों दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है। सो मे आई नो व्हाट इज गोइंग टू बी द बेस्ट मोस्ट आंसर। देखो अगर दोनों सही हुआ तो सी और डी को तो हमेशा डिस्कार्ड करो, सी एंड डी इज गोइंग टू गेट डिस्कार्डेड। देखिए अब क्या हो रहा है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन ए आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं मेरे भाई, दिस इज सपोज टू बी द बेस्ट मोस्ट आंसर। यस ठीक, दिस इज सपोज टू बी द बेस्ट मोस्ट आंसर। तो इसके बाद जो है वो नेहा मैम अपनी क्लास लेंगी, उसमें वो केमिस्ट्री और बायो लेंगे, है ना। चलिए फिर नेहा मैम से आप एक्सपीरियंस करिए। वी हाइट्स एजुकेशन हैड स्टार्टेड द एडमिशन फॉर द न्यू सेशन ऑफ क्लास 8, 9 एंड 10। जिस तरीके से आप हमसे फिजिक्स पढ़ के जाओगे, जिस तरीके से मैथमेटिक्स में आप इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ के जाओगे, ऑलरेडी साउथ इंडिया में मेरे 500 के आसपास बच्चे लाइव बैठते हैं। मेरी क्लास डेली चलती है रात को। और इसके बाद ये होर्डिंग है आपके रेलवे क्रॉसिंग के पास की। YouTube में सोनल सर करके सर्च मारेंगे तो आपको देखिए ये हो गया, ये हो गया, इसके नीचे जितने भी वीडियोस हैं मेरे मिलेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं नेहा अग्रवाल मैम हाइट्स एजुकेशन से। और आज हम लोग क्लास 10 CBSE साइंस का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है उसके क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि सोनल सर ने फिजिक्स का आपको डिस्कशन कर दिया है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी क्योंकि आपके फर्दर एग्जाम्स और भी है तो करके हम लोग खाली MCQ क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर ऑफ द सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तीनों सेट में क्वेश्चंस के नंबरिंग शफल हुए हैं पर सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ये आपको पूछा है। तो सबसे पहली बात है, हम लोग ने जैसे पढ़ा था ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होते क्या, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्वेश्चन है। ऑलिफैक्टरी मतलब जिसको हम सूंघ सके, ठीक है। ऑलिफैक्टरी रिसीवर्स हमारे नोज में होते हैं जिसको हमको स्मेल से पता चलता है कि डिफरेंट हमारे मतलब एसिड है या बेस है। तो अपन ने जैसे बेसिक पढ़ा था, इसमें 4 ऑप्शन है, क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस, ऑनियन एंड टर्मरिक, क्लोव ऑयल एंड लिटमस सोल्यूशन और वनीला एंड मिथाइल ऑरेंज। देखिए मिथाइल ऑरेंज जो आपका है इंडिकेटर जो था, ठीक है, ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसमें कोई स्मेल का कलर नहीं, इसमें खाली कलर चेंज से आपको पता चलता है कि आपका सोल्यूशन एसिड है या बेस है। नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन आपका रूल आउट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर अनियन एंड टर्मरिक। टर्मरिक से कोई स्पेसिफिकली कोई स्मेल आती नहीं है, ठीक है। टर्मरिक का कलर भले ही चेंज होता है बट सेंस ऑफ स्मेल नहीं देता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा आपका। अनियन ऑलरेडी देता है लेकिन टर्मरिक नहीं देता है। क्लोव ऑयल एंड लिटमस सोल्यूशन, क्लोव ऑयल लौंग का तेल, ये एक स्पेसिफिक स्मेल देता है लेकिन आपका लिटमस सोल्यूशन जो है वो कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं देता। यहाँ हम लोग बात स्मेल की कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बचता है, क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस। वनीला एसेंस की स्ट्रॉन्ग वनीला स्मेल होती है आपका, जो आपको बेसिक सोल्यूशन में आपका क्या होता है पता नहीं चलता और एसिडिक में आपको पता चलता है। तो आंसर इज योर क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री का है आपका। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोन इन द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लगभग 15-20 साल में बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ। हमने हमारे बच्चों को भी बोला था कि ये क्वेश्चन लगभग आना श्योर शॉट है। तो इसमें आपको कुछ इक्वेशन का खाली देखना है कि पहली बात है इक्वेशन पहचाना है। क्विकलाइम अपना क्या होता है, क्विकलाइम इज बेसिकली योर CaO, ठीक है। आपका CaO होता है क्विकलाइम, प्लस वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा H2O। अब इसमें चारों ऑप्शन आपको दिया हुआ है वाटर के साथ, तो आपका क्या होगा CaO प्लस H2O इज गिव्स यू CaOH। CaOH नहीं हो सकता क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी इज +2
एंड हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी इज -1, तो आपका बनेगा जो इक्वेशन दैट विल बी CaOH ट्वाइस, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, CaO प्लस H2 CaOH ट्वाइस प्लस हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं निकलेगी। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो योर रॉन्ग। दूसरा तीसरा ये है आपका, चौथा तो आपको ऑलरेडी रॉन्ग लग रहा है क्योंकि CaOH थ्राइस है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है वो बनना, तो करेक्ट ऑप्शन इज योर सी। अब इसमें बैलेंसिंग आपको चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम इज 1, राइट हैंड साइड में कैल्शियम इज 1, हाइड्रोजन आपका 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और ऑक्सीजन आपका 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, प्लस हीट निकलेगी। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए हीट इवॉल्व होगी। सिंपल एग्जांपल मैंने बताया था क्लास में भी, जैसे कि चूना पाउडर को आप पानी बाल्टी में घोलोगे तो क्या होता है, जब उसको छोगे तो बाल्टी आपकी गर्म निकलेगी, दैट इज योर क्विक लाइम, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम, तो ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना है आपको। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन का, ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन का। तो इसमें दिया है सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसमें हम लोग ने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका, रिमूव एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड योर ऑक्सीडेशन। तो सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो दैट विल इज योर ऑक्सीडेशन, एंड वाटर में से आपका ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो दैट इज योर रिडक्शन। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो आपका, ठीक है, ऑक्सीजन को लेता है, दैट इज कॉल्ड योर रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन को देता है। तो हियर योर रिड्यूसिंग एजेंट इज Na। Na आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट है, फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6, एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्वेश्चन है। टू डिले इट्स कर्डलिंग अ केमिकल सब्सटेंस इज एडेड टू इट, विच इज, 4 ऑप्शन है आपके पास, विच इज सोडियम कार्बोनेट, इट इज नथिंग बट Na2CO3। योर नेक्स्ट इज बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर आपका क्या बनता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा इज योर NaOH एंड बेकिंग सोडा इज योर NaHCO3। तो हम लोग ने अलग अलग वैरायटी के इसमें क्वेश्चंस भी पढ़े थे, जिसमें क्या था, अपन ने देखा था एक क्वेश्चन में कि अगर हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे मिल्क में तो उसमें क्या होता है, कर्ड फॉर्मेशन का टाइम डिले होता है। क्यों होता है, क्योंकि मिल्क में ऑलरेडी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब भी हम कोई बेस डालेंगे इसमें, ठीक है, बेस डालेंगे तो क्या होगा, उसका pH की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो नेचुरली वे पे अगर दूध का pH 6 है तो उसको कर्ड बनने में कम टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग बेकिंग सोडा डाल देंगे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऑप्शन इज योर डी, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। एम्फोथेरिक ऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्लास में मैंने पहले दिन ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फोथेरिक ऑक्साइड का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एम्फोथेरिक एंड थर्माइट रिएक्शन, 2 रिएक्शन हो रहे थे, दोनों के दोनों रिएक्शन इस पेपर में आए हैं। तो एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो अपना एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एम्फोथेरिक ऑक्साइड जो हम लोग ने पढ़ा अपने सिलेबस में, फर्स्ट इज योर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नेक्स्ट वन इज योर जिंक ऑक्साइड। 2 एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स हमने पढ़े हैं। तो ये जब क्या बनता है, इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये हम लोग ने एम्फोथेरिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन अपना सी होगा। ठीक है, ये एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन विल बी योर सी। नेक्स्ट वन इज योर एसिड बेस सॉल्ट का है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। तो हाइड्रोनियम आयन होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। हाइड्रोनियम आयन इज योर H3O प्लस। क्लास में जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है, कोई भी एसिड डिसोसिएट होके क्या बनता है, H+ आयन
प्लस नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन बनता है। लेकिन क्योंकि वाटर में पोलर नेचर होता है तो ये हाइड्रोजन कंबाइन करता है H2O के साथ और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम H प्लस एक्वस के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। तो दिस इज योर हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कब क्या होगा? जब भी कोई एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तभी होगा। तो इसमें आपका क्या होगा? सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो वो H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा, ठीक है, वो OH माइनस आयन रिलीज करेगा। कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर CaCl2, ठीक है, तो वो तो आपका कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ना, एसिड और बेस दोनों में, मतलब वो H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा क्योंकि CaCl2 से बन रहा है वो। नेक्स्ट इज इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल अल्कोहल है, वाटर के साथ रिलीज करके वो भी लार्ज अमाउंट में OH आयन या H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा क्योंकि हर प्रोपोर्शनेट में वाटर के साथ मिसिबल होता है। तो लास्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर। ये अपन ने पढ़ा था कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड के सामने, ठीक है, उसके साथ वाटर मिक्स करोगे तो क्या होगा? वहां पर वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। वो किसमें डिसोसिएट हो जाएगा? HCl will dissociate into in contact with water, H plus aqueous which is nothing but hydronium ion plus chloride ion, ये भी aqueous form पे अपन represent करते हैं। This H plus nothing is but when your H plus ion from your acid react with chloride ion you get H3O plus which is hydronium ion, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अपना C होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, तो इसमें भी अपन ने देखा था क्लास में, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Kl2n6। तो ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? 1 2 3 4 5 6, दिट इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर ऑक्सीजन। तो जब एक और ये ऑक्सीजन का जो एटम होता है, दिस इज योर ऑक्सीजन एटम। तो नेचर में ऑक्सीजन एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सेम क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ये एक और ऑक्सीजन एटम के साथ जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, रिएक्ट करके कैसे बनेगा? इनके बीच में कोवेलेंट डबल बॉन्डिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग इस तरीके की होगी, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? ये इसमें क्रॉस साइन से डिनोट कर दिया मैंने, दोनों को डॉट साइन से डिनोट किया है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इज O डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये क्रॉस, ये डॉट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने शेयर हुए हैं इसमें। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? A होगा। क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट बायो का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का है आपका। पहला पूछा इसमें, द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक प्लेस इज X विच हेल्प्स इन Y, हियर X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर। तो वाटर एरियल पार्ट्स में क्या होते हैं? लीव्स होते हैं आपके, लीव्स में क्या होते हैं? स्टोमेटल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें गार्ड सेल उसको गवर्न करते हैं। अपन पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। स्टोमेटल पोर ओपन और क्लोज होने से होता क्या है? 2 काम होता है आपका। सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, डे टाइम पे नाइट में रिवर्स हो जाता है। और नेक्स्ट प्रोसेस होता है वाटर लॉस, जिसको प्लांट्स में अपन ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी में आपका स्वेटिंग बोलते हो आप। तो पहला AX जो होगा अपना, X विल बी योर ट्रांसपिरेशन, X ट्रांसपिरेशन है। तो Y क्या होगा? हेल्प्स इन Y। अब Y के ऑप्शंस देखो, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? अगर वाटर लॉस हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं वो सनलाइट क्लोरोफिल कुछ दिया नहीं है। नेक्स्ट आप अगर देखोगे ट्रांसलोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन फोलियम,
ये तो है आपका ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसलोकेशन, है तो प्रोसेस हो ही रहा नहीं है। ट्रांसलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स, ये तो आपका फ्लोएम और जाइलम का काम है, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज योर टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। प्लांट आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट भी मेंटेन करता है। वाटर लॉस होगा तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर रेगुलेट होता है। जैसे हमारी बॉडी में हम क्या होता है, स्वेटिंग होती है, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। वैसे प्लांट भी उस प्रोसेस से आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसको रेगुलेट करते, तो ऑप्शन विल बी बी। 9th, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में सबसे इजी क्वेश्चन है आपका रेस्पिरेशन का। तो क्या होता है, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में बहुत ज़्यादा कम होता है, इसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग जो एक्वेटिक एनिमल्स की बहुत ज़्यादा होती है। तो द ऑप्शन विल बी बी फास्टर बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो। ठीक है, करेक्ट रीजन यही होगा, तो फास्टर होगी, स्लोअर का ऑप्शन है नहीं, और फर्स्ट ऑप्शन भी राइट नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, ये हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, दोनों देखिए अलग अलग है, हम लोग क्या करते हैं फ्लो में चलते हैं, तो अब क्या करते हैं, अभी हम लोग ने डोमिनेंट पढ़ा फिर रिसेसिव पढ़ा, तो एक के बाद एक टिक कर देते, कई स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। हम लोग ने अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोला था कि बोर्ड का एग्जाम का पेपर इतना टफ नहीं आता, पार्ट में आता है, लेकिन रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बीच में से पढ़ना था, ठीक है, पहले तो ऐसा आता था कि 5 मार्क्स में आपको लेंदी लेंदी क्वेश्चंस को कवर करना, वो पार्ट तो बिल्कुल हट गया है। अब आपके पार्ट में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको अंदर की रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अभी 9th में भी बच्चे जो 10th में जाएंगे, ये चीज़ मान के रखो कि आपको इन बिटवीन द बुक क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको रीडिंग करना ज़रूरी है। सबसे पहला क्या है आपका, द ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हम लोग ने देखा था कि एक डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट को लेके अपन चलते हैं। जैसे अपन ने क्या लिया था, टीटी एंड टॉलनेस के लिए, पी प्लांट के लिए स्मॉल टी, तो इनके क्रॉस से सब क्या मिले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सब के सब क्या हुए थे, टॉल प्लांट, मतलब डोमिनेंट जीन्स आए थे। तो डोमिनेंट ट्रेट दो जगह है, बी और सी ऑप्शन, बाकी सबको तो रूल आउट करो। नेक्स्ट बी क्वेश्चन पढ़ो, द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक और अपन ने पार्ट पढ़ा था, इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट वो होता था जो पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग को हर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे सर्टेन डिजीजेज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज योर रिसेसिव ट्रेट, तो वो होगा ही नहीं, रिसेसिव ट्रेट पास ऑन नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, डोमिनेंट ट्रेट इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, द पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज, गस्टेटरी क्या होता है, जो आपको टेस्ट को बताता है। सबसे इजी क्वेश्चन था, सबसे स्टार्टिंग का था, कई लोग इसको स्किप कर जाते हैं कि इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन हम लोग ने क्लास में इसको लास्ट डे भी कवर किया है कि हो सकता है इस पांचों में से एक क्वेश्चन आपका आ जाए, और वो आ भी गया। ठीक है, तो दैट इज योर टंग, ऑप्शन इज सी। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल थे, अभी भी देख रहे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, एमसीक्यू का एटलीस्ट देख लो, कोई भी टफ नहीं था, बट आपको पता होना चाहिए था, वो चीज आपको पढ़ी होनी चाहिए थी, एटलीस्ट एक बार गो थ्रू होना था आपको बुक से, तो अगर दिमाग में भी रहता तो आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। द बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन दैट मे बी कॉज ड्यू टू अनसेफ सेक्स रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, पहला पूछा ऑर्डर पे, इसमें ध्यान देना, रिस्पेक्टिवली जब बोलता है तो आप ऑल्टरनेट नहीं कर सकते, पहले वायरस को नहीं लिख सकते, बाद में बैक्टीरिया को नहीं लिख सकते, रिस्पेक्टिवली मतलब सबसे पहले आपको बैक्टीरियल और नेक्स्ट आपको वायरल का बताना पड़ेगा। तो बैक्टीरियल कौन कौन सा हो सकता है आपका, देखो कई में कंफ्यूजन होता है हमको। ठीक है, क्या है, गोनोरिया एंड साइफिलिस दोनों बैक्टीरिया था, अपन ने पढ़ा था दोनों बैक्टीरियल होता है, तो ये ऑप्शन आपका रूल आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज योर HIV एड्स एंड वाट्स भी आपका क्या होता है, आपका डिजीज जो होता है ये इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बाय वायरस होता है, HPV वायरस से होता है ये, तो ये दोनों वायरल है तो दोनों कट गए। ठीक है, वाट्स एंड HIV एड्स, ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है आपका वायरल डिजीज है। नेक्स्ट इज साइफिलिस एंड वॉट्स, साइफिलिस आपका बैक्टीरियल है, वॉट्स आपका क्या है, आपका वॉट्स आपका वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी डी, साइफिलिस एंड वॉट्स, करेक्ट है।
ठीक है, ये तो आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस सर ने डिस्कस कर दिए थे। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। असर्शन में तो सबको आपको पता है, ऑप्शन याद होना चाहिए कि ए और बी दो क्वेश्चन दिया रहेगा। ए करेक्ट है, ए ऑप्शन इज व्हेन योर assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। बी है assertion एंड रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है assertion का, मतलब दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स है। सी assertion ट्रू है बट रीजन रॉन्ग है, और डी assertion फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है। अब इसके हिसाब से देख लीजिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन टू फॉर्म जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये रिडक्शन होता है आपका जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोक। ये आप इसमें पढ़े हो, मेटलर्जी वाला जो प्रोसेस होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो पार्ट है उसका ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए, अब देखते हैं क्या होता है। ये स्टेटमेंट ये ट्रू है, ए इज ट्रू। ठीक है, जब भी बनाए तो अपना अपना सबका तरीका होता है, लेकिन मैं ये तरीका फॉलो करती हूँ कि पहला अगर स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं ये देख लो। नेक्स्ट, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZnO to Zn, ये भी सही है। कार्बन हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेके चलते हैं, तो दोनों ट्रू है। और ये भी एक रीजन सही होता है कि कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZnA to जिंक। जब तक अपन ने चैप्टर्स में पढ़ा है तो कार्बन अपना मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने के काम आता है, तो मेरे हिसाब से ये ए होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही होगा। नेक्स्ट, assertion है ह्यूमन पॉपुलेशन, ये आपका हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। हेरिडेटरी का ह्यूमन पॉपुलेशन शो ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन ट्रेड्स, सही है, ट्रू है। ये होता है क्योंकि हम अलग अलग जोग्राफिकल जोन्स में रह रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन में रहे, तो हमारे में वेरिएशन बहुत है। वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, हाइट, हेयर कलर, अपन ने बहुत सारे ट्रेड्स देखे थे, उस सब में होता है। नेक्स्ट है, all variation in a species have equal chances of surviving in the environment in which they live। तो ये डिपेंड करता है वेरिएशन कितना अडेप्ट होता है। ठीक है, वेरिएशन कितना अडेप्ट होता है। ये हालांकि स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं, ट्रू है, बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपका बी होना चाहिए। Next is assertion A. The wall of artery are thicker than those of ventricle. First statement is your false. ठीक है, वेंट्रिकल्स के वॉल आर्ट्रिया से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऊपर के दो कॉलम्स हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो आर्ट्रिया के होते हैं, नीचे के वेंट्रिकल्स होते हैं। तो आर्ट्रिया जो होते हैं अपने वेंट्रिकल्स होते हैं, उनको हाई प्रेशर पे ब्लड को पंप आउट करना रहता है बॉडी से, ठीक है, मेन आर्टरी में, तो उनके वॉल्स ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। तो फर्स्ट आपका फॉल्स होगा, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स एट हाई प्रेशर, दिट इज योर ट्रू। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? ठीक है, आप देखिए इसमें assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। दिस इज योर फॉल्स, दिस इज योर ट्रू, तो ऑप्शन विल बी डी अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो ये आपका है। ठीक है, जितने भी अपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं हम लोग ने डील कर लिया है। पेपर जहाँ तक अभी साइंस का पेपर आया था काफ़ी हद तक बहुत मॉडरेट टू इजी लेवल पे आया था। एटलीस्ट मैं केमिस्ट्री और बायो की बात करूँ, जो बच्चे लोग एवरेजली अच्छे से स्टडी किए होंगे उनके लिए बहुत अच्छा गया होगा। चलिए, थैंक यू।